आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बता दें आपको, ये बीए पार्ट 2 और पटना यूनिवर्सिटी में जो पढ़ता हूँ वो ये पार्ट 3 में पढ़ना है। इंडियन इकोनॉमी को पढ़ने के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने के लिए भारत के इतिहास को समझना होगा, भारत के आर्थिक इतिहास को समझना होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने के लिए इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझना होगा, यहाँ के लोगों को समझना होगा, यहाँ के सोर्स ऑफ इनकम को समझना होगा। जिस तरीके से आप किसी परिवार का अध्ययन करते हैं, जैसे आपके साथ बहुत सारा दोस्त रहता होगा, तो उसका जो कंजम्पशन डिपेंड नॉट ओनली ऑन इनकम, जैसे हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं कि कंजम्पशन डिपेंड ऑन इनकम, लेकिन कंजम्पशन डिपेंड ऑन प्रेजेंट इनकम एंड प्रीवियस इनकम एंड फोर्थकमिंग इनकम। तो हमारा जो देश को विरासत में मिला आज़ादी के बाद, एक खोखली अर्थव्यवस्था मिला, एक डिप्लीटेड इकोनॉमी मिला, एक डिप्रिशिएटेड इकोनॉमी मिला। तो वैसी स्थिति में हमारा देश कितना अच्छा हो आज, और उसको बनाने में हमें 50 वर्ष से ऊपर लग गया। अब जाके हम इस स्थिति में हैं कि हम लोग बहुत सारे क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो पाए हैं। लेकिन जब भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो भारत पहले से ही आत्मनिर्भर था। भारत विश्व गुरु रह चुका है, तो आने वाला कल में विश्व गुरु होगा, ये किसमें कोई दो मत नहीं है। अभी आपको हम बताएंगे, भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी। हालांकि भारत को सोने की चिड़िया जो कही जाती थी वो राजा विक्रमादित्य के साम्राज्य में बात कही जाती थी, लेकिन भारत पहले भी सोने की चिड़िया है, हम बार बार कहते हैं, आज भी सोने की चिड़िया है और कल भी रहेगा। सोने की चिड़िया का मतलब ये नहीं, देखो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखो, एक सोने की चिड़िया ये नहीं है कि उस कंट्री में सोने की चिड़िया पाई जाती है। हम लोग पढ़ते हैं ना, भारत एक सोने की चिड़िया थी। बस सोने की चिड़िया कब रहे? जब वहाँ का अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छा रहेगा तभी तो रहेगा सोने की चिड़िया। एक मुहावरा है, देखो इसको, इस रिपोर्ट को देखिए कि इन एन एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में, कहते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है, इंडिया वाज कॉल्ड द गोल्डन वर्ल्ड बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ वेल्थ इन इंडिया। क्योंकि भारत के पास बहुत सारा धन था, इसलिए नहीं कि भारत में सोने की चिड़िया पाई जाती थी। भारत के पास अथाह संपत्ति था इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, और अथाह संपत्ति के कारण ही यहाँ पे गोल्ड के सिक्के चलते थे। नेक्स्ट पीरियड में, यानी कि नेक्स्ट हम जब क्लास एक और लेंगे तो उसमें बताएंगे किस तरीके से भारत इंडस वैली सिविलाइजेशन में विकसित साम्राज्य रहा था। लेकिन आज हम लोग देखेंगे ब्रिटिश के बारे में, क्योंकि मैंने कहा था कि इंडियन इकोनॉमिक्स को समझने के लिए ब्रिटिश के समय, ब्रिटिश के पहले का समय भी हमको अर्थव्यवस्था को समझना होगा। अब देखो, अराउंड 600 AD, यानी कि लगभग 1600 ईस्वी में, इंडिया पर कैपिटा जीडीपी, यानी कि प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो देश के अंदर का इनकम है, वाज यूएस, जो यूएस के हिसाब से है $1305, विच वाज मोर देन अमेरिका, जापान, चाइना एंड ब्रिटेन एट दैट टाइम। जो कि उस समय, आज हम जो कहते हैं कि हमारा इनकम इतना है, हमारा इनकम 10 गुना 20 गुना ज़्यादा अमेरिका का है, लेकिन जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय अगर यहाँ खोखला होता, अगर ये अर्थव्यवस्था में कुछ नहीं होता तो ब्रिटिशर यहाँ क्यों आते? और ये सोने की चिड़िया कही जाती थी, यही बहुत बड़े सभी का इन्वेडर का कारण था। हर लोग यहाँ पे हमला करते थे, यहाँ का लूट खसोट कर ले जाया करते थे। दिस प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया आल्सो बिकेम द रीजन ऑफ फॉरेन इन्वेजन। ये बहुत सारा धन ही विदेशी आक्रमण का हमारा कारण बना। क्योंकि इस स्लाइड में दोनों भाषा दिखा गया है ताकि सभी लोग इस चीज़ों को समझ पाएँ। क्योंकि देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था का, यानी कि इंडियन इकोनॉमी का पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि 10 गो पॉइंट लिख देंगे, डील कर देंगे तो समझ गए। इंडियन इकोनॉमिक्स सबसे मज़ेदार और सबसे डिफ़िकल्ट पेपर होता है। अगर इसको पढ़िएगा तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। क्लियर है? नहीं तो फिर एग्ज़ाम देने के लिए 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं, पास कर जाते हैं, सीख जाते हैं। और इंडियन इकोनॉमी आप लोग नहीं पढ़े थे, हमसे तो कम से कम नहीं पढ़े थे, इसलिए इंडियन इकोनॉमी काफ़ी, चूँकि ये जीएस का पार्ट है, अब हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं तो कहिएगा सर सोर्स क्या है, कहाँ से पढ़ेंगे? तो देखिए, पहला जो यूनिट है उसको पढ़ने के लिए हम लोग बहुत सारे, जैसे कि एक भारत का आर्थिक इतिहास, यानी कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया करके बुक्स आती है, कौशल की भी आती है, और आपको हर सिरधर पांडे का भी हिंदी में किताब आती है,
और मिश्रण पुरी का जो चैप्टर 1 चैप्टर है उसको देखिए। वैसे मैं स्टडी मटेरियल वहाँ दूंगा क्योंकि काफ़ी लंबी होती है, तो चैप्टर 1 है, या फिर कॉलोनियल पीरियड ऑफ इंडिया भी पढ़िएगा तो उसमें भी जिक्र किया गया बहुत सारी बातों को, रेफरेंस को। ये आपका सोर्स होगा, जैसे सोर्स कहाँ से पढ़ेंगे। वैसे एक मिश्रण पुरी का जो किताब है, ये किताब रखिए, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग, जितना बार पढ़िएगा उतना ही अच्छा आपको लगेगा। बहुत अच्छी किताब हमको लगी। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि भारत में काफ़ी धन संपदा मौजूद थी। 1600 ईस्वी के आसपास भारत की प्रति व्यक्ति आय GDP 1350 अमेरिकी डॉलर थी, जो कि उस समय अमेरिका, जापान और ब्रिटेन से भी अधिक थी। भारत की यह संपत्ति ही विदेशी आक्रमण का कारण बनी थी। ये VVI क्वेश्चन है किसी भी इंटरव्यू का। जब भी कभी UPSC के इंटरव्यू में जाते हैं, इतिहास का छात्र हो, पॉलिटी का छात्र हो, इकोनॉमिक्स का छात्र हो, अक्सर एक क्वेश्चन पूछी जाती है कि भाई सोने की चिड़िया क्या है, तो समझ गए। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा एनालिसिस है, लेकिन मैंने ब्रीफ में बता दिया किस तरीके से आप आंसर दे पाएँ। अब देखो हम लोग जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं, देखो जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं, इंडियन एम्पायर जो हमारा था, कॉलोनियल इंडिया का, ये इस तरह से हमारा देश का मानचित्र था। अब पहले का आज का मानचित्र में देखो कितना बदलाव आ गया। पहले का मानचित्र इस तरीके से था। आप इसमें जब अध्ययन कीजिएगा तो बहुत सारा शहर जो आज पाकिस्तान में नहीं मिलेगा, क्योंकि ना तो नाम बदल दिया है ना। तो देखिए ये आपका यहीं से टूटते टूटते इस फॉर्म में हमारा इंडियन इकोनॉमी आया है। आज का इंडियन इकोनॉमी ये है, लेकिन हम जिस समय की बात उस समय की इंडियन इकोनॉमी ये था। क्लियर देख रहे हैं ना, जितना कॉम्प्लेक्स है। अब इसको आपको मिलेगा, अध्ययन करके देखिएगा। आपका नेट पर भी अवेलेबल है, और बहुत सारे बुक्स में भी ये आपका मानचित्र दिया हुआ है कि आज का इंडियन इकोनॉमी, पहले का इंडियन इकोनॉमी। क्लियर है। तो देखिए एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जेम्स लैंकेस्टर, कमांडेड द फर्स्ट इंडिया कंपनी वॉइस इन 1601। क्योंकि हम लोग शुरुआती करेंगे कि ब्रिटिश इंडिया के बारे के हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है, हम बिफोर इंडिपेंडेंस पढ़ रहे हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि 1600 ईस्वी में हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। हमारा नहीं, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, जिसका मुख्य रूप से इंडियन ओशन से व्यापार करना था, जिसे उस समय की जो महारानी थी उस समय इसको व्यापार करने का दर्जा दी। और बाद में पढ़िएगा कि प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद हमारा इंडिपेंडेंस जो 1857 से 1947, 1857 में पहला हमारा आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 से जो बागडोर है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से जो बागडोर है, कहाँ चला गया था? ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था। ये सब आप पढ़े होंगे, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। फिर भी एक ब्रीफ एनालिसिस है। देखिए हम लोग का जो सबसे, एक मिनट देखो, यही वो है क्वीन विक्टोरिया, जो सबसे अधिक लंबे समय तक शासन किए थे। इनका शासन का 1837 से 1901 तक है। एक लंबे समय तक हमारे यहाँ देखो विक्टोरिया, जिसका नाम है एलेक्जेंड्रा विक्टोरिया, 24 मई 1819 से 1901 तक, 20 जून 1837 से 1901 में अपनी मृत्यु एक यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी थी। मतलब आयरलैंड एक्चुअली जिस तरीके से आयरलैंड एक स्टेट है, नहीं बिहार एक स्टेट है, दोनों की महारानी थी। उनका 63 साल और 216 दिन का शासन किसी भी पिछले ब्रिटिश की तुलना में काफ़ी लंबा शासन था, और इसी के समय ये सारा कुछ हुआ था। तो हम लोग एक एक करके यहाँ से देखते हैं कि हमारा, जैसे हम बता रहे थे कि आफ्टर द Indian rebellion 1857, the British government took over the administration to establish the British Raj, and the British Raj was the period of British rule on the Indian subcontinent between 1757 से 1947। यानी कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था ना, उसके बाद से ही हमारा जो शासन था, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन एक लंबे समय तक चला। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ जो हमारा जो देश है लगभग 200 वर्षों तक गुलाम रहा।
लेकिन उसका बीज 1600 ईस्वी में ही बो गया था। वो एक लंबे समय से हमारे के यहाँ कुरफाती काम कर रहे थे व्यापार के माध्यम से, जैसे कि हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि वो व्यापार करने के लिए आए थे और आस्ते आस्ते यहाँ के राजनीति में इंटरेस्ट लिए। डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो एंड राज्य करो की बात उन्होंने की थी। तो हमारा जो 1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ 1857-58 में भारत में एक प्रमुख विद्रोह था जो ब्रिटिश क्राउन की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य करता था, है ना। जैसे देखो, द इंडियन रिवेलियन ऑफ 1857 वाज ए मेजर अपस्विंग इन इंडिया 1857-58 अगेंस्ट द रूल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया कंपनी विच फंक्शन एज ए सोवरन पावर ऑफ बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। मतलब एक सोवरन पावर के रूप में काम कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये पूरा का पूरा पावर कहाँ चला गया, तो ईस्ट इंडिया आपका जो है ब्रिटिश सरकार के पास चला गया, वहाँ की महारानी के पास चला गया। अब ये शासन ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बल्कि अब कौन करती थी, ये सारा का सारा शासन आपका जो है वहाँ से चला, वहाँ उनके एक प्रतिनिधि यहाँ आते थे और उसके बाद वही शासन करते थे। ब्रिटिश इंडिया में जो सबसे बड़ा डिमेरिट रहा कि उसने बहुत कुछ इंडिया में क्या आप पढ़ते हैं कि हमारे क्या रेलवे का विकास हुआ, हमारे के यहाँ अच्छी शासन प्रणाली, हम लोग जब पढ़ते हैं कि ब्रिटिश का वो कौन सा काम जो सबसे अच्छा था, अच्छी शासन प्रणाली। उतने साधन होने के बावजूद भी नहीं, वो कल्प्रिट को, अपराधी को अच्छे तरीके से पकड़ लेते थे। ऐसा नहीं कि आज नहीं पकड़े, आज चाहते नहीं हैं, आज करप्शन बड़े पैमाने पर है और आज भी सरकार चाह लेती है तो कितना भी बड़ा गुंडा हो, बदमाश हो, अपराधी हो, क्रिमिनल हो, वो पकड़ा ही जाता है। तो पहले के जो अधिकारी जो होते थे उनके अंदर एक डेडिकेशन होता था, उनके अंदर एक डर होता था। अगर वहाँ के जी कोई अधिकारी अगर गलत काम करते थे, वफादार नहीं होते थे, तो उनको कड़ी से कड़ी सजा होती थी। आज भी देखो, अगर मान ले कि आज भी बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जिसमें किसी तरह का गलत काम करते हैं, बल्कि वो नेता क्यों ना हो, 1779 याद कीजिए, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को फांसी पर लटका दिया गया था। अफगानिस्तान में भी आपको राष्ट्रपति को सजा मिला है, चाइना में भी आपको वित्त मंत्री को सजा मिला है, अमेरिका में भी देखो अगर गलत काम किए हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनको भी सजा मिलने की तैयारी में है। हमारे के यहाँ भी है, लेकिन हमारे के यहाँ कहते हैं ना एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, अब इसकी स्थिति में है। तो उस समय भी जो हमारा राज्य किया डिवाइड एंड रूल का, उसमें सबसे बड़ा कारण था कि यहाँ के लोग ही यहाँ के नहीं थे। जो जमींदारी प्रथा हम लोग आगे पढ़ेंगे तो जमींदार इंडिया के थे, जमींदारी प्रथा लाने वाले लॉर्ड कॉर्नवालिस जो ब्रिटेन के थे, लेकिन जो जमींदार थे वो इंडिया के ही थे। इंडियन ने इंडियन को लूटा, जान लीजिए, इंडियन ने ही इंडियन को लूटा। वो जमींदार विदेश से नहीं आए थे, जमींदार तो पॉलिसी ले, लेकिन हाँ उसी जमींदार में कुछ अच्छे जमींदार भी थे जो उनको टैक्स भी देते थे, हमारी रक्षा भी करते थे। उसका ये एक सारा रूप है। इंडियन इकोनॉमिक्स में आपको एक पढ़ना है लैंड रिफॉर्म। जब हम लैंड रिफॉर्म पढ़ते हैं तो हम लोग जमींदारी प्रथा पढ़ते हैं, और फिर जब जमींदारी प्रथा पढ़ते हैं तो जमींदारी प्रथा आया कहाँ से, वहाँ उसको पढ़ते हैं। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, जो कुरफाती यहाँ कर रहा था, वही कुरफाती वाला काम अमेरिका में भी कर गया था। अमेरिका उसको भगा दिया, फिर यहाँ उसको जगह मिल गया। जब इतिहास पढ़ते हैं तो अमेरिका ने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया कि हम आपका कोई बात नहीं मानेंगे, लेकिन यहाँ के कुछ राजा थे, यहाँ के कुछ शासक थे जो बोलते हैं तलवे चाटना, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हमेशा पक्ष में होते थे, इसलिए शायद एक लंबा समय लग गया। और जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग हिटलर के बारे में भी पढ़ेंगे कि हिटलर जो था सेकेंड वर्ल्ड वार का कारण बना, लेकिन हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो बहुत सारा देश आज़ाद भी हुआ, यही पता होना चाहिए। हिटलर उसका टाइटल था, पर हालांकि अंत में वो सुसाइड कर लिया, लेकिन समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो जिस समय की हम बात कर रहे हैं, आज़ादी के पहले की बात कर, आज़ादी के पहले का जो हमारा अर्थव्यवस्था था, ब्रिटिश गवर्नमेंट की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी के कारण, दोहरी नीति के कारण, यहाँ का जो रिसोर्सेज था, यहाँ का जो फिजिकल रिसोर्सेज था, यहाँ का जो ह्यूमन रिसोर्सेज था, यहाँ का जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज था, उस सभी को ओवर यूटिलाइज, मिस यूटिलाइज किया गया, एक्सेस यूटिलाइज किया गया। आगे हम पढ़ाएंगे, जब देश छोड़ के भी गए तो यहाँ जो मशीन जो छोड़ा, वो मशीन कोई काम का नहीं था। एंड देयरफॉर वी से
दैट इंडियन इकोनॉमी वाज डेप्रिसिएटेड इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इसलिए हम कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक डेप्रिसिएटेड इकोनॉमी था, एक डिप्लीटेड इकोनॉमी था। शुगर इंडस्ट्री था तो गन्ना डालो तो उधर से ना गन्ना रहा ना चीनी मिला, बर्बाद हो जाता था, कोई काम ही का नहीं था मशीन। इसलिए उसी तरीके से जब हमें 1947 में आज़ादी मिला, उसके पहले सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, तो सेकेंड वर्ल्ड वार में भारतीय रिसोर्सेज का, भारत के सैन्य शक्तियों का, भारत के खजाने का भरपूर उपयोग किया गया। हम लोग आगे पढ़ेंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ का कंसेप्ट जो दादा भाई नौरोजी दिए थे। यहाँ से धन का जो उगाही होता था या तो टैक्स के रूप में या और किसी रूप में, उसका खर्च कहाँ होता था, उसका जो डेट वाज स्पेंट ऑन एक्सपेंशन ऑन डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटेन, नॉट ऑन इंडिया। इंडिया में जिस चीज़ का विकास हुआ, इंडिया में रेलवे का जो विकास हुआ, इंडिया में रेलवे का विकास हुआ क्योंकि उनको अपना व्यापार को बढ़ावा देना था, इसलिए नहीं कि यहाँ के लोगों को सुविधा देंगे। अब इसको लोग कोरिलेट करके देखते हैं कि जब रेलवे का विकास हुआ तो आज़ादी को तीव्र गति मिला, लोग को जाना आसान हुआ, एक राज्य से दूसरे राज्य से जोड़ना आसान हुआ, एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ना आसान हुआ। सैकड़ों रियासत थे उस समय, जब आज़ादी के वक्त अलग अलग थे तो उस समय और अलग अलग रहे होंगे, लेकिन बहुत लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना थी। उस समय भी कुछ लोग चाह रहे थे कि हमें देश आज़ादी ना, हम ऐसे ही ठीक हैं। उसमें बिहार में भी दरभंगा महाराज थे, आज भी जाके कितना कुछ संपत्ति छोड़ के चले गए, आज भी एक से एक बिल्डिंग पड़ा हुआ है। निजामुद्दीन थे, राजा हरि सिंह थे, आगे हम इसको बताएंगे भी। तो इस तरीके से जब देश की आज़ादी की पहले की बात करते हैं तो हमारा जो अर्थव्यवस्था था, अगर उसके पहले की बात करते हैं, आज़ादी के यानी कि हम ब्रिटिश इंडिया के आने की पहले की बात करते हैं, तो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो पूर्ण रूप से विकसित था उस समय के हिसाब से। और हमारे के यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में जो उत्पादन किए गए वस्तु होते थे, सामान होते थे, उसका जो सप्लाई है पूरी दुनिया में होता था। हालांकि बहुत सारा सामान जब पढ़िएगा, पपीता, आलू कुछ पुर्तगाल से आया, उसका बीज, बहुत सारा चीज़ हमारे का नहीं था, वो भी जब हम पढ़ाएंगे, चूँकि हम लोग कहें 1-2 दिन इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे देखेंगे तो कुछ जानकारी आपको हमसे मिलेगी, कुछ जानकारी जब आप खुद पढ़ेंगे। मैंने जो सोर्स बताया है श्रीधर पांडे की किताब आती है, उसमें पढ़िएगा, हिंदी में किताब है लेकिन बहुत अच्छी किताब आपको वहाँ मिलेगा। देखिए हमारे जो एक बता दें, द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1958 when the rule of the East India Company was transferred to the crown in the person of the Queen Victoria। 1858 में स्थापित की गई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को रानी विक्टोरिया के व्यक्तित्व में क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया था, है ना। विक्टोरिया जो है 24, ये तो हमको बता दिए थे, यही आपका रानी विक्टोरिया है, जरा इनका देखिए फेस। अब जब ये महारानी थी, इनके शासन काल में ही इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री का विकास हुआ। देखिए इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री का विकास हुआ, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का विकास हुआ, साइंटिफिक इन्वेंशन हुआ और मिलिट्री चेंज हुआ, मतलब कि मॉडर्नाइजेशन हम कह सकते हैं, बड़े पैमाने पर हुआ। आखिर हम पढ़ते ना कि फ्रांस भी विकास कर रहा था उस समय, इंग्लैंड भी विकास कर रहा था उस समय, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले इंग्लैंड में ही क्यों आया? हालांकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में भी आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपका ब्रिटेन में भी आया, फ्रांस में भी आया, जापान में भी आया, अमेरिका में भी आया, बाद में इंडिया में भी आया, लेकिन सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में क्यों आया? तो इसके पीछे एक आंसर होता है, एक स्टेबल गवर्नमेंट था और दूसरा था कॉलोनियल पीरियड, जिसके कारण जो है उसको कॉलोनी मतलब जो जिस कंट्री को अपना गुलाम बनाया हुआ था उससे इसको अच्छा खासा सस्ता में या फ्री में रॉ मटेरियल मिल जाता था इंडस्ट्री के लिए। आज हमारे क्या शुगर इंडस्ट्री बंद हो गया क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं है, नहीं तो एक समय था कि बिहार में जो बना हुआ चीनी है पूरे दुनिया में सप्लाई होता था। कारण चाहे जो हो, यहाँ के किसानों को पैसा नहीं मिला तो गन्ना उत्पादन बंद कर दिए, गन्ना उत्पादन बंद कर दिए, बहुत सारा इंडस्ट्री बंद हो गया। तो रॉ मटेरियल उसको फ्री में मिल जाता था और कोस्टल एरिया था, समुद्र के किनारे बसा हुआ ब्रिटेन था, दूसरे देश में जाना आसान था, इसके लिए व्यापार करना आसान था। और भाप इंजन का जो विकास हुआ था
इसके अपने कॉलोनियल जो स्टेट था उसमें इसको व्यापार को बढ़ावा देना था। एनीवे, तो ये पीरियड है, इट वाज द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल, पॉलिटिकल, साइंटिफिक एंड मिलिट्री चेंज विद इन द यूनाइटेड किंगडम एंड was a great expansion of British Empire. In 1876, the British Parliament voted grant for the additional title of इनको क्वीन विक्टोरिया। देखो इसलिए मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, है ना जी। ये क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्सप्रेस ऑफ इंडिया किसके टाइटल दिया? क्वीन विक्टोरिया को। कब दिया? 1876 में दिया। ठीक है, हिंदी भी है, जिसको दिक्कत होगा हिंदी पढ़ लिया। यह यूनाइटेड किंगडम के भीतर औद्योगिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक और सैन्य परिवर्तन का काल था। कौन सा काल? जब इनका पीरियड था, है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, हमारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी का ये लोगो है जो उस समय दिया गया था। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। देखो, पहला क्या देख रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी EIC एक अंग्रेज थे। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एन इंग्लिश एंड लेटर ब्रिटिश ज्वाइंट स्टॉक कंपनी फाउंडेड इन मतलब स्थापना किया गया इन 1600 ईस्वी एंड डिजोल्व इन 1874। 1874 पीरियड क्या है? देखो 1874 को 1876 आया जिसमें टाइटल दिया गया था। तो 1874 में क्या किया? डिजॉल्व कर दिया गया, है ना। डिजॉल्व मतलब भंग कर दिया गया, लिखा हुआ है। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रांसलेट करने दिक्कत है, एक अंग्रेजी कंपनियां थी जो ब्रिटिश संयुक्त स्टॉक कंपनी थी जिसकी स्थापना 1600 में हुआ और 1874 में इसे क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया। क्लियर? तो मैंने क्या कहा था, जो आगे पढ़ते हैं या CUT देते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं तो उसमें से ये सब क्वेश्चन आपको टॉपिक इतिहास का पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स में, लेकिन आपको ये सारा टॉपिक श्रीधर पांडे के बुक्स है या आपका ये जो आपका मिश्रणपुरी की बुक्स है उसमें मिलेगा। रमेश सिंह की किताब पढ़िएगा, हर जगह कुछ ना कुछ कंपाइल करके आपको मिल जाएगा। फिर देखिए, इसका गठन हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार करने, इट वॉज फॉर्म टू ट्रेड इन द इंडियन ओशियन रीजन initially with the East Indias and the Indian subcontinent and Southeast Asia and later with East Asia। इसका गठन हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार करने के लिए किया गया था। और शुरू में ईस्ट इंडिया, है ना, ईस्ट इंडिया भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया और बाद में पूर्वी एशिया के साथ यह व्यापार करने का इसे परमिशन मिला। परमिशन कौन देती थी? आ जाइए, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में एक अलग से मैं टॉपिक 10 मिनट का पढ़ा दूंगा, ये बता दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि जो कंपनी ने भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से दक्षिण पूर्व एशिया के उपनिवेशिक हिस्से, उपनिवेशिक मतलब जो कॉलोनी स्टेट था, कॉलोनी कहते हैं व्हेन ए कंट्री इज रूल्ड बाय द अदर कंट्री। तो जो कंट्री उस पर शासन करता है वह उसका कॉलोनी होता है। बिफोर 1947 इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्लियर है? क्लियर है ना। 1947 के पहले भारत किसका कॉलोनी था? तो भारत किसका कॉलोनी था? ब्रिटिश का कॉलोनी था। क्लियर है? द कंपनी सीज्ड कंट्रोल ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड कॉलोनाइज्ड मतलब अपने अपना पार्ट बना लिया, पार्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया एंड हांगकॉन्ग। जो हांगकॉन्ग जो सुनते हैं अभी देख रहे होंगे, चाइना ने ले लिया, उसमें एग्रीमेंट था कि 99 साल तक तेरा, उसके बाद मेरा है, तो चाइना उस पर दमक दिया। एट दिस पीक द कंपनी वाज द लार्जेस्ट कॉरपोरेशन इन द वर्ल्ड। उस समय दुनिया का सबसे बड़ी कॉरपोरेशन थी। EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी हैड इट्स ओन आर्म फोर्स, इसके पास अपना सैन्य शक्ति था। एंड द फॉर्म ऑफ द कंपनीज 3 प्रेसिडेंट्स आर्मीज एंड टोटलिंग अबाउट आपका जो है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,60,000 यानी 2,60,000 ट्वाइस द साइज ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। जितना ब्रिटिश आर्मी था उससे दुगना इसके पास था। किसके पास? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। समझ गए? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास उतना आर्मी था जितना ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास था, उससे दुगना था। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 3 प्रेसिडेंसी सेनाओं के रूप में अपनी सशस्त्र सेनाएं थी, कुल मिलाकर लगभग
2,60,000 सैनिक थे, जो उस समय ब्रिटिश सेना के आकार से दुगने थे। तो सोचिए कितना पावरफुल रहा होगा। तभी ना ये दूसरे जैसे 2 राजा है ना, तो एक राजा का साइड हो गया, तो जिस राजा का साइड हो गया वो मजबूत हो गया, दूसरा पे हमला किया तो एक तो मर गया, एक जो बचा उसके बाद कुछ दिन इसको मार दिया, या तो मार दिया है तो कहा मेरे जो रूल्स है उसके अंदर तुम रहो, तुमको इतना हम कुछ देंगे। इस तरीके से जिस तरीके से HIV पूरे शरीर में फैल जाता है ना, HIV जो होता है ना वो उसी तरह का होता है जिस तरह शरीर में जो हमारा बैक्टीरिया होते हैं उसी का रूप धारण कर करके उसको अस्ते अस्ते मार देता है, हमलावर हो जाता है। उसी तरीके से पूरे जो है भारत में वो फैल गया। और दूसरी बात है कि उसके पास मॉडर्न हथियार थे, उसके पास तलवार था। और सबसे बड़ी बात देखोगे, पढ़ते हैं इतिहास में तो पता चलता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को उपयोग करने पर रोक लगा दिया था, नहीं ला सकते हैं। भारत के जो प्रोड्यूसर्स थे उसके ऊपर हेवी टैक्स लगा दिया, भारत के एक्साइज प्रोड्यूसर पर एक्साइज ड्यूटी लगा दिया, उत्पाद कर लगा दिया, कस्टम ड्यूटी लगा दिया, सीमा शुल्क लगा दिया। इतना सीमा शुल्क लगाया, कहा जाता है कि लगभग 72% टैक्स लगा दिया। तो 1 रुपये का सामान 1 रुपये 72 पैसा हो गया। और वहाँ से जो सामान आता था या तो उसको टैक्स फ्री कर दिया तो कम लेता था। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। और हम अपने सामान को विदेश में नहीं बेच सकते थे, लेकिन विदेशी सामान यहाँ बिक सकता था। विदेशी सामान मशीन से बना हुआ होता था, उसका सामान दिखने में अच्छा था और सस्ता था। हमारा सामान हाथ से बनता था, लेबर कॉस्ट महंगा था, यानी कि सामान महंगा था, दिखता अच्छा नहीं था। इसलिए हमारे यहाँ का बना हुआ सामान ना तो यहाँ बिकता था ना तो विदेशों में बिकता था। इंडियन प्रोड्यूसर के द्वारा प्रोड्यूस्ड आइटम नादर was being sold in India or Indian subcontinent nor in the other countries। अदर कंट्री में जाने पे तो रोके लगा दिया भाई, इतना ने टैक्स लगा दिया, कौन जाएगा? वो जानबूझ के किया था। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जैसे मैं तुमको एग्जांपल से समझाता हूँ, देखो यहाँ पर बोर्ड पे देखो, जैसे ये इंडिया है ना, और ये इंग्लैंड है, ठीक है, समझ गए? और यहाँ पर है मान लिया कि साउथ कोरिया। अब इसको यहाँ डायरेक्ट सामान भेज सकता था ना, चाहे ऐसे समझो, देखो ये है ना, ये तुम्हारा बगल में साउथ कोरिया है, ये इंग्लैंड है। तो इंडिया चाहता तो इसको डायरेक्ट सामान भेज देता, लेकिन नहीं, कहता था कि पहले तुम अपना सामान इंग्लैंड लेके आओ, वहाँ के बाद हम चेक करेंगे, तब तुम्हारा सामान कहाँ जाएगा? साउथ कोरिया जाएगा। ये इंडिया है, ये साउथ कोरिया है, ये यूनाइटेड किंगडम है। तो इससे क्या नुकसान होता था? पहले तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया, आधा सामान रास्ते में रह गया, फिर यहाँ से आता था तो काफ़ी महंगा भी होता था, सामान बर्बाद होता था। मतलब एक एग्जाम्पल है, ये उसकी पॉलिसी थी। और अमेरिका ने कहा हम ऐसा नहीं मानेंगे, तेरा बात नहीं मानेंगे, जो करना कर लो। नहीं कहते हैं हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। यही इंडिया में नहीं हो पा रहा था जो सुभाष चंद्र बोस चाहते थे। बाद में नहीं वे, उस पर डिस्कशन बाद में करेंगे, समझ में आया? फिर देखो कंपनी, जो ऑपरेशन ऑफ द कंपनी हैड है ना प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द ग्लोबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, ऑलमोस्ट सिंगल हैंडली रिवर्सिंग द ट्रेंड ऑफ ईस्टवार्ड ट्रेंड ऑफ वेस्टर्न बुलियन एंड सिंस रोमन टाइम्स। कंपनी के संचालन का व्यापार के वैश्विक संतुलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। रोमन काल से देखे गए पश्चिमी बुलियन के पूर्व की ओर पलायन की प्रवृत्ति को लगभग अकेले ही उलट दिया। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बेनिफिट या तो उसके पास सरकार का सपोर्ट था, और सबसे बड़ी बात थी कि उसके पास हमारा आर्मी फोर्सेस था। यहाँ देखिए कि यह जो चला कब तक चला, तो 1947 तक चला,
जब भारत के ब्रिटिश प्रांतों को दो संप्रभु डोमिनियंस में, तो डोमेन मतलब एरिया होता है, राज्यों में विभाजित किया गया, डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। रियासतों को उनके बीच चयन करने के लिए छोड़ दिया गया। आज देखो, इट लास्टेड यूनिट until 1947 when the British provinces of India were partitioned into two sovereign domain state। एक था आपका कौन, एक इंडिया था, दूसरा कौन था, पाकिस्तान। और उसमें छोड़ दिया गया कि कौन सा जो स्टेट है, प्रिंसली स्टेट, जो भी राज दरबार जिसको कहते थे, तुम जिधर रहना चाहो उधर अपना जा सकते हो। इसी यही बहुत बड़ा झगड़ा का कारण था, आगे बताएंगे आपको। मोस्ट ऑफ देम प्रिंसली स्टेट डिसाइडेड टू ज्वाइन आइदर डोमेन ऑफ इंडिया। मोस्ट ऑफ दी लोग या तो इंडिया को ज्वाइन करना चाहे या तो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहे, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, याद रखिए वही झमेला। कुछ ने कहा हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे, कुछ ने कहा हम हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, लेकिन हरि सिंह जो राजा थे बोले नहीं, हम किसी की तरह हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। हालांकि बाद में उन्हें कहा हम भारत के साथ रहेंगे, बाद में कहा, लेकिन उस समय नहीं कहेंगे, उसकी भी कहानी सुनाएंगे। आइए, द टू ऑफ न्यू डोमेन्स लाइटर बिकम द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जो अलग अलग क्षेत्र था, एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना 1950 में, और एक क्या बना, एक तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना, दूसरा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इंडिया क्या बना, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और पाकिस्तान का बना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, एंड ईस्टर्न हाफ ऑफ विच स्टिल लाइटर बिकम द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। जो बाद में 1971 में कौन बना, आपका जो बांग्लादेश बना। पहले किसके साथ था, पाकिस्तान के साथ था। द प्रोविंस ऑफ बर्मा इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ द इंडियन, उस समय बर्मा भी हमारे पास 1935 में अलग हो गया था। I had been made a separate colony in 1937 and become the independent 1948। वो भी 1948 में क्या हुआ, आपको आज़ाद हो गया। पहले हमारा ही पार्ट हुआ करता था, यानी कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पढ़ते नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज बर्मा को आज म्यांमार कहते हैं, कि बर्मा का पार्ट, बर्मा का भी आरबीआई के रूप में काम किया, पाकिस्तान का भी आरबीआई के रूप में काम किया, बांग्लादेश के भी आरबीआई के रूप में, सेंट्रल बैंक के रूप में काम किया। जब तक कि पाकिस्तान का अपना बैंक नहीं बन गया था, तब उसका कारोबार यहीं से होता था। 1947 में आज़ादी मिला, उसके बाद बहुत सारे चीज़ हमारे पास थे, जो जब तक दोनों का अपना अपना संविधान नहीं बन गया तब तक बहुत सारे एक दूसरे से जुड़े हुए था, जिसको देख रेख के लिए लॉर्ड माउंटबेटन एक अधिकारी थे जो यहाँ पे रह गए थे। क्लियर, समझ गए जी। अब देखो थोड़ा सा इनके बारे में जम्मू एंड कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये कब आया, जब हरि सिंह बोले हम किसी के साथ नहीं मिलेंगे, तो पाकिस्तान के जो कव्वाली इलाका है, सो कहते हैं, वो हमला कर दे किस पर, हरि सिंह जम्मू एंड कश्मीर पर, चलो मेरा है। अब चूँकि पाकिस्तान के पास आर्मी फोर्सेस था और इनके पास उतना सोर्सेज नहीं था, लेकिन दुनिया का सबसे खूबसूरत जगह जम्मू एंड कश्मीर है। तब भागे भागे हरि सिंह आए किसके पास, नेहरू के पास, है ना। वो बोले भाई हमको मदद कीजिए। बोले हम तुमको क्या मदद करेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन भी थे, बोले हम कैसे मदद करेंगे भाई, हम तू तो अलग है और अलग हम कहाँ मदद करेंगे। तो फिर एक डॉक्यूमेंट्स तैयार किया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं, देखो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे इसको बोलते हैं कश्मीर एक्सेस हुए, जिसको हम लोग कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। हमेशा विवाद में रहता है, हमेशा एक टॉपिक आते रहता है। इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन ऑफ क्या था, बेसिकली एक लाइन में समझो, एक डॉक्यूमेंट था जिसमें कहा गया हरि सिंह के द्वारा नेहरू को, और उस पर साइन किया गया कि अब हम हमारे हैं, अब हम आपके हैं, यानी ये हम अब इंडिया के पास हैं। तो इंडिया के पास हैं, तो अब कहे कि भाई ठीक है तुम इस पर साइन करो, जिसमें इसको साइन करने के बाद जो है इसके डिफेंस के पावर किसको, भारत को, डिफेंस के पावर, एक्सटर्नल अफेयर्स का पावर और कम्युनिकेशन का पावर कहाँ, कश्मीर में दिया गया। कि भाई यहाँ का जो अभी हम देखेंगे सारा डिफेंस सिस्टम हम देखेंगे, यहाँ का एक्सटर्नल अफेयर जो भी दूसरे से बात करना होगा हम देखेंगे, और कम्युनिकेशन यानी कि वहाँ बनाने, सड़कें बनाने या कुछ करने का हम देखेंगे। अब मेरा है, जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया गया, तब जो है भारत सरकार ने लॉर्ड माउंटबेटन के रिकमेंडेशन के बाद वहाँ अपनी फोर्स भेजी, तब उसको भगाया गया। उसमें जो कुछ पार्ट रहे जिसे हम लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं ना, है ना।
व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जब ये साइन हुआ था उस समय के पेपर में आया था इस तरह का, देखिए उस समय के पेपर में आया था, कश्मीर एक्सेड्स टू इंडिया, कश्मीर इंडिया के साथ मिल गया। क्लियर। अब एक पेपर का कटिंग उस समय का है, उस समय हरि सिंह आपके हैं। महाराजा हरि सिंह, रूलर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, signed an instrument of accession in which Jammu and Kashmir joined a dominion of India. It was signed under the provision of the Indian Independence Act 1947. ठीक है। और then Governor General of India Lord Mountbatten accepted the accession. क्या कहे, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ये एक्सेप्ट किया गया। 27 अक्टूबर 1947 को ये साइन किया गया कि अब हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, अब जो तुम्हारा है वो हमारा है कि नहीं। जैसे ये नहीं कहती, मतलब कोई अगर महिला कहती आप मेरा रक्षा करो, तो किस शख्स से कोई रक्षा करेगा, तुम हमसे शादी कर लो, जब हम तुम्हारी हो जाओगे, तुम्हारे हो गए, तो हम तुम्हारा सब कुछ करेंगे। वही बात यहाँ हुआ कि अब हम भाई हम बारमाला डाल ही दिए हैं, तो अब तो भाई हम तुम्हारा रक्षा करेंगे, मेरा अधिकार है तुम्हारा रक्षा करने का। और इस अधिकार से वहाँ गया, बाद में पाकिस्तान कहाँ से आ गया, लेकिन बीच में कौन थे, बीच में थे आपका लॉर्ड माउंटबेटन, नाम सुने होंगे, बहुत फेमस नाम है, नेहरू की भी कहानियाँ हैं, है ना, तो इसलिए इसके बारे में सुनेंगे। ये आपका महाराजा हरि सिंह है, और एक पिक्चर जरा इनका भी देख लीजिए, ज़्यादा बड़ा हो गया, है ना जी। व्हाट इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। हालांकि ये टॉपिक पॉलिटी का है, लेकिन इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो कहानी तो जानना पड़ेगा। अब कुछ लोग जानते होंगे, हरि सिंह के बारे में जानते थे आप लोग, तुम लोग जानती थी, जान गई, है ना। महाराजा हरि सिंह वहाँ के राजा थे, जब देश को आज़ादी मिला था तब। महाराजा हरि सिंह बहुत ही खूबसूरत थे, वैसे जैसे इनका वादियाँ खूबसूरत है जम्मू एंड कश्मीर का। लाइफ में कहीं जाओ या ना, जम्मू या कश्मीर एक बार जरा हेलीकॉप्टर से घूम लो, पूरा देखो कितना खूबसूरत जगह वहाँ पे है। हम लोग वहाँ पे गए हैं, डल लेक वहीं पर है ना। जम्मू एंड कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इज ए लीगल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय द महाराजा हरि सिंह, रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन 26 अक्टूबर 1947। एक ही बात है, कहीं 27 कहीं 26 दिया है, 26 को साइन किया गया और 27 को इसको लागू किया गया। जम्मू कश्मीर में विलय के दस्तावेज, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में विलय के दस्तावेज को क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, याद रहेगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। बाय एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, महाराजा हरि सिंह साइन टू एक्सीड हिज स्टेट टू द डोमेन ऑफ इंडिया। मतलब इसके सिग्नेचर के साथ ही क्या, देखो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों के तहत एक विलय पत्र निष्पादित करके महाराजा हरि सिंह अपने राज्य को भारत के डोमिनियन में शामिल करने के लिए सहमत हुए और बोले कि आप हमारी रक्षा कीजिए। तब तो मेरा ही है, इसी को लेके बाद में यूएन में गए नेहरू। एक झमेला है, वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, हम लोग थोड़ा सा उसका एक पार्ट पढ़ा दे रहे हैं ताकि कुछ जानकारी आपको हासिल हो जाए। ये लॉर्ड माउंटबेटन, देख लीजिए। कुछ और बातें इनके बारे में जानते हैं। ऑन 27 अक्टूबर 1947 द देन गवर्नर जनरल, द देन का मतलब तत्कालीन, है ना, देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन एक्सेप्टेड द एक्सेशन, उन्होंने उनका विलय स्वीकार किया। इन ए लेटर सेंट टू द महाराजा हरि सिंह ऑन द सेम डे, उसी दिन उनको एक पत्र दिया गया। सेड इट इज़ माई गवर्नमेंट विश दैट एज सुन एज लॉ एंड ऑर्डर हैव बीन रिस्टोर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, कि अभी मेरा सरकार है और जल्दी से जल्दी हम वहाँ की शासन व्यवस्था को हम रिस्टोर करेंगे। अगर कोई दूसरा कंट्री हमला किया तो उसको हम लोग कड़ी जवाब देंगे, और जवाब दिया गया, है ना। एंड हर सॉइल क्लियर्ड ऑफ इन्वेडर, उनका जो मिट्टी है जो आक्रमणकारी था उससे हटा दिया गया। इन्वेडर, द क्वेश्चन ऑफ द स्टेट एक्सेशन शुड बी सेटल्ड बाई रेफरेंस ऑफ द पीपुल। एनीवे, नेक्स्ट है पाकिस्तान क्लेम द एक्सेशन वाज फ्रॉडलेंट, मतलब गलत था, फ्रॉड, है ना। दैट महाराजा एक्टेड अंडर ड्यूरेस एंड दैट ही हैड नो राइट टू एक्सीड
to India at the time when standstill agreement with Pakistan was still in the force. इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने दावा किया कि परिग्रहण यानी अधिग्रहण एक धोखाधड़ी था, कि महाराजा ने दबाव के तहत काम किया और उन्हें ऐसे समय में भारत में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं था जब पाकिस्तान के साथ एक गतिरोध समझौता अभी भी लागू था। क्योंकि पाकिस्तान पहले से कह रहा था हम जम्मू कश्मीर लेंगे, लेकिन इंडिया नहीं कह रही थी। इंडिया बोली थी आ जाओ मेरे पास, लेकिन वो दावा कर रहा था। बोला हाँ भाई हम दावा ही कर रहे थे, इसमें उन्होंने ऐसा साइन किया जो कि फोर्सफुली साइन रहा होगा, जिसको हम नहीं मानते हैं। वही झमेला आज तक है कि कश्मीर हमारा है। क्लियर? लेकिन जो हरी सिंह थे बहुत लंबे समय तक जिंदा रहे, बोले हम मिला दिए तो मिला दिए। निजामुद्दीन भी कहते थे हम नहीं मिलेंगे, तो पटेल साहब ने कहा या तो मिल जाए तो मार देंगे। नहीं समझे? ये राजतंत्र है, राजतंत्र में या तो अच्छे से आ जाओ मेरे पास, नहीं तो फिर मेरे पास हथियार है, क्या काम चाहते हो, रहोगे तो अच्छे से खिला पिलाएंगे, नहीं तो फिर भिजवा देंगे। सरदार पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जब देश को आज़ादी मिला तो छोटे बड़े कहो बहुत सारे राज्यों में 600 लगभग रियासत था, जिसको एक करना एक आसान काम नहीं था। 2 जिला को मिलाना इतना आसान काम नहीं होता है। जब दोनों में देखते हो संबंध खराब हो जाता है। उतने छोटे राज्यों को मिलाकर एक देश बनाना एक बहुत बड़ी समस्या रही होगी और बहुत बड़ा कार्य रहा होगा, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। उस समय थे तो किए और काफ़ी अच्छा काम किए। उसके बाद देखिए, द एक्सेशन टू इंडिया इज सेलिब्रेटेड एन एक्सेशन डे विच इज हेल्ड एनुअली ऑन 26 अक्टूबर। जो 26 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये पटेल साहब हैं, ये नेहरू जी हैं, फिगर पहचानते होंगे। भारत में विलय को परिग्रहण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो प्रति वर्ष 26 अक्टूबर को आयोजित किया जाता है। ये सब डेट है, याद रखिए, है ना। PDF मिल जाएगा आप लोग को, जो कि इसका 2 पार्ट है। मैं इसका अभी मैंने सिर्फ बता रहा हूँ कि भाई भारत में किस तरह से समस्याएं हुई, क्योंकि इसका है हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानना जरूरी था। और अभी और बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे मैंने कल कहा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में भी हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार का था, तो जो इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हमको पूरा पढ़ना है। और ये 2-3 क्लास कर लेंगे तो बहुत सारा जो टॉपिक्स, बहुत सारा चीज़ जो आप नहीं सुनेंगे वो भी इसमें आप सुनेंगे। क्योंकि देखिए, हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, हम लोग पढ़ते हैं स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक्स, हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटी फॉर इकोनॉमिक्स, है ना। हिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक्स एक पेपर होना चाहिए, हिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक्स, पॉलिटी फॉर इकोनॉमिक्स। वैसे इंडियन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इकोनॉमिक, किसी भी, मैंने शुरू में ही कहा था, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए, किसी भी परिवार को समझने के लिए उसका इतिहास समझना जरूरी होता है। जब 2 परिवारों में शादी विवाह होती है तो कहते हैं ना कि दोनों के बीच में जो पारिवारिक संबंध है से पहले उसकी इतिहास खंगालते हैं, उसका लोगों के साथ संबंध देखते हैं, कैसा संबंध रहा। तो उसी तरीके से हम लोग अगर इंडियन इकोनॉमी पढ़ने जा रहे हैं तो हम लोग देखेंगे भाई कैसा इंडिया था। इंडिया और इकोनॉमी, तो पहले इंडिया समझेंगे तब नहीं इंडिया इकोनॉमी समझेंगे। इंडिया क्या समझ में, इंडिया इकोनॉमी समझेंगे। अगर बिहार इतिहास, बिहार की इकोनॉमी को पढ़ते हैं तो पहले बिहार के इतिहास को देखते हैं कि बिहार आया कहाँ से, क्या बिहार पहले ऐसे ही था। उसी तरीके से इंडियन इकोनॉमी जब अलग अलग कंट्री में पढ़ाया जाता होगा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिका का पढ़ते, पहले अमेरिका को समझते हैं, इंग्लैंड को समझते हैं, जापान को समझते हैं, जर्मनी को समझते हैं, तो ना उसकी इकोनॉमी को समझते हैं। देखिए, इकोनॉमी बिफोर ब्रिटिश रूल मैंने कहा था, तो देखिए समझिए इस चीज़ को। टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट लेवल ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इट्स इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी, है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्तमान स्तर को समझने के लिए ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक व्यवस्था और स्वतंत्रता के बाद आर्थिक विकास नीतियों को समझना महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, या काफ़ी हद तक प्राथमिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था थी, यानी कि प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी प्राइमरी था, और प्रमुख व्यवसाय कृषि, हस्तशिल्प और कई अन्य प्राथमिक क्षेत्र के काम थे। भारत एक समृद्ध स्टार्ट था।
मैंने शुरू में बताया, इंडिया का एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पूरे दुनिया में सप्लाई होता था। अब भारत में बने गए हाथ से सामान, नक्काशी किए गए सामान पूरे दुनिया में सप्लाई है। यहाँ का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री फेमस था। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री यानी हैंडीक्राफ्ट का मतलब हस्तकला, हाथ से बना हुआ सामान पूरे दुनिया में सप्लाई होता था। अर्थव्यवस्था, देखो, द इकोनॉमी वाज फुल ऑफ सोर्सेज। उस समय, जिस समय की बात करें, बिफोर ब्रिटिश इंडिया, इकोनॉमी वाज फुल ऑफ सोर्सेज एंड प्रोस्पेरस वन, और बहुत ही सुखमय था। देयरफॉर द हाई क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एंड हैंडीक्राफ्ट मेड बाय द इंडियन वेयर ट्रेडेड अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इसका सप्लाई किया था। तो इसका एक पार्ट था, देख रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक खूबसूरत अर्थव्यवस्था थी। भारत को सोने के चिड़िया कही जाती थी, और आज भी भारत के पास इतना सोना है, अगर यहाँ की महिलाएं सोना उलट देना तो आज भी सबसे अधिक सोना होगा। अब अलग अलग कंट्री का नेचर, चूँकि हमारे का इतना धर्म है, इतने सारे धर्म के लोग रहते हैं, इतनी सारी भाषाएं बोले जाती है, जितना जिला उतना भाषा। एक मल्टी कल्चर्ड, मल्टी डाइवर्स कंट्री हमारा है, जिसको समझने के लिए यहाँ का इतिहास को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसका पार्ट 1 था, इसके पार्ट 2 को नेक्स्ट क्लासेस में समझेंगे। आई थिंक आपको ये जो टॉपिक है काफ़ी मदद करेगी पूरी इंडियन इकोनॉमी को समझने के लिए। अभी ऐसे से बहुत सारे नाम गिनाएंगे, जैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ पढ़ेंगे, दादा भाई नौरोजी को पढ़ेंगे यहाँ, ठीक। तो नेक्स्ट क्लासेज में सारा टॉपिक आपको कवर हो जाएगा। 3 क्लास हम बताएंगे इसको समझने के लिए। 3 क्लास में पूरा ब्रेन वाश हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस। अभी बिफोर इंडिपेंडेंस थोड़ा सा मुगल शासन के बाद, शासक के समय भी भारतीय अर्थव्यवस्था की चर्चा करेंगे। थोड़ा सा हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की समय हमारी अर्थव्यवस्था की चर्चा करेंगे, और फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। 3 क्लास के बाद फिर तो हम लोग बहुत सारी चीज़ देखेंगे कि प्रेजेंट में सरकार की क्या क्या पॉलिसी रही है, यानी आज़ादी के बाद भारत सरकार की कौन कौन सी पॉलिसी रही है जो भारत को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद की है। क्लियर है? तो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।